हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम बेटा। आज हम लोग इस सेशन में जो जेनेटिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे हैं, जो इस सीरीज का जो ये अगला एपिसोड है, इसमें हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आज, देखिए बेटे, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, क्या क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ डीएनए विथ 50 बेस पेयर। देखो, ये डीएनए है 50 बेस पेयर का, इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स का नंबर कितना, ये हमें पूछ रहा है। चलिए, तो इस तरह से यदि डीएनए में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये डीएनए है तो हम ये मान रहे हैं कि ये डीएस डीएनए। अब देखो यहाँ पर डीएस डीएनए जो है, डीएनए तो वैसे कुछ एसएस भी होते हैं, लेकिन जो कॉमन डीएनए है वो डीएस होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो अब यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड में लीनियर और सर्कुलर दोनों तरह के होते हैं। प्रोकैरियोट है तो सर्कुलर है, और यूकैरियोट है तो लीनियर डीएनए कॉमनली। चलिए, तो अब हम यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर बताते हैं। नंबर ऑफ, देखो खास करके नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइस्टर bonds, number of phosphodiester bonds in लीनियर डीएनए की बात करते हैं। देखो, ये हम मान रहे हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड ही है, लेकिन उसमें लीनियर डीएनए, लीनियर मतलब जिसके दोनों एंड ओपन हैं। इसका एक फॉर्मूला है, इसको निकालने के लिए इज नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन लीनियर डीएनए, इसको निकालने का एक फॉर्मूला है 2n -2। देखिए 2n-2 ये है इसका 2n-2, where n क्या है यहाँ पर, n is number of base पेयर का जो नंबर होता है वो है n। अब देखो, अब यहां पर ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा 2n-2 where n is the number of base pairs। अब देखिए, अब क्वेश्चन में है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स का कितना नंबर होगा विथ 50 बेस पेयर्स। तो अब देखो, अब n का वैल्यू अगर 50 हम यहां पर पुट करते हैं तो 2n-2 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 है बेस पेयर, 50 -2, तो देखो कितना होगा 100 -2, दैट इज 98 हो। ठीक है, देखिए इसको अब और भी अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटे से फिगर से इसको बताते हैं। यहाँ पर देखो कैसे हम -2 क्यों करते हैं उसके लिए। जैसे देखो, यहाँ मान लो कि यह शुगर है, इसके साथ नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ फॉस्फेट है, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये दूसरा शुगर है, इसके साथ नाइट्रोजनस बेस है, ये फॉस्फेट है। फिर यहाँ पर एक तीसरा है, ये शुगर है, इसके साथ ये नाइट्रोजनस बेस, ये फॉस्फेट। ठीक है, अच्छा, ये जो फॉस्फेट है ये आपको ये फॉस्फेट इस शुगर के साथ अटैच है, ये फॉस्फेट इस शुगर के साथ अटैच है। देख रहे हो, यही एक पॉलीपेप्टाइड का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का ये चेन है जिसमें से एक एक न्यूक्लियोटाइड है। ये सब देखो, एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, यानी न्यूक्लियोटाइड का एक चेन है जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा बताओ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात हो रही है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होगा, जैसे देखो एक फॉस्फोएस्टर है और एक ये फॉस्फोएस्टर है, ये दोनों मिलकर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाएंगे, फॉस्फोडाइस्टर। ठीक है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं। एक इस साइड से फॉस्फोएस्टर है, एक इस साइड का फॉस्फोएस्टर है, तो ये दोनों मिलकर फॉस्फोडाइस्टर कहलाएंगे।
अब देखिए, अब यहां पर 3 न्यूक्लियोटाइड है 3 न्यूक्लियोटाइड अगर है तो उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का नंबर कितना है? देखो, एक तो ये हो गया और एक ये है, 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। 3 न्यूक्लियोटाइड तो 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, ये तो एक साइड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसी साइड, इस साइड इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, और यहां पर दूसरा जो है सो चेन होगा। तो बताओ, डीएनए अगर डबल स्ट्रैंडेड है तो एक स्ट्रैंड में जितना न्यूक्लियोटाइड है उतना ही बेस है। तो इसका मतलब है कि जितने न्यूक्लियोटाइड हैं उसमें से एक, हम मान लो कि अगर 100 न्यूक्लियोटाइड का होगा तो बताओ यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे? 99। क्योंकि देखो 3 न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 2 है, 10 में 9 होगा, 100 में 99 होगा, यानी एक हम कम कर देते हैं। तो एक चेन के लिए एक हमने कम किया, दूसरे चेन के लिए भी हम एक लेस करेंगे। तो अगर दोनों साइड वाले चेन को अगर हम एक साथ कंसीडर, चूंकि डबल स्टैंडर्ड है तो इसीलिए हम -2 कर देते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला है यहां पर 2n-2। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ बेस पेयर, ये जो नंबर ऑफ बेस पेयर है इसमें से हम एक इस स्टैंड के लिए एक कम कर दिए और एक इस स्टैंड के लिए कर दिए, इसीलिए -2 किया जाता है। तो समझ गए? देखो यहां पर इसका आंसर कितना आया? 98। तो बताओ यहां पर ऑप्शन 4 है, 100, 99, 200, 98। देखो ये आंसर आ गया, 98 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और जान लो, ये तो लीनियर डीएनए के लिए है, ये किसके लिए है बेटा? लीनियर डीएनए। अगर सर्कुलर डीएनए की बात होगी तो सर्कुलर डीएनए में क्या होता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसका तो फ्री एंड होता नहीं है, तो वहां पर फॉर सर्कुलर डीएनए यहां पर हम लिख देते हैं फॉर सर्कुलर डीएनए, यहां पर केवल 2n होगा, यहां पर -2 नहीं करेंगे। देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं। एक सर्कुलर डीएनए जो है, यानी खास करके प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। तो सर्कुलर डीएनए के लिए यहां हम केवल 2n का यूज करेंगे, वेयर n इज द नंबर ऑफ बेस पेयर्स, नंबर ऑफ बेस पेयर्स। लेकिन यहां पर हम 2 माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि ये जब इसका एंड जब मतलब यहां तो एक फ्री एंड है इसीलिए एक माइनस होता है, लेकिन जब पूरा एक सर्कुलर फॉर्म होगा तो वहां जो एंड पर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो अगले से जुड़ करके एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेगा, यानी वहां पर एक लेस हो जाएगा और वहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2n। अच्छा, अगर आरएनए की बात होती है, आरएनए, तो अगर क्वेश्चन आता है कि आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का नंबर कितना होगा, तो यहां पर फॉर आरएनए मतलब SS जो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इसके लिए जो है यहां पर क्या होगा कि आरएनए में चूंकि बेस पेयर तो है नहीं, तो यहां पर केवल होगा n-1। n-1, देखो n यहां पर क्या होगा, यहां n बेस पेयर नहीं है, n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या नंबर ऑफ बेसेस। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेसेस कह दो या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कह दो, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। क्योंकि वहां पर बेसेस मतलब बेस पेयर तो है नहीं, इसीलिए वहां पर n-1, जितना बेस होगा या जितना न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें से एक हम माइनस कर देंगे, तो n-1। तो इसको याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालना है तो वहां पर 2n-2 करेंगे, अगर हमको सर्कुलर डीएनए के लिए निकालना है तो केवल 2n करेंगे, और अगर आरएनए या सिंगल स्ट्रैंड के लिए निकालना है तो हम n-1 कर देंगे, जहां पर कि n क्या है, नंबर ऑफ बेसेस या न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है बेटा, चलिए, तो अब हम लोग यहां तक ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, यहां हम इसको हटा रहे हैं। देखिए अब यहां पर क्या है कि वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, अब यहां पर कंडीशन को रिवर्स कर दिया। कंडीशन को देखो, यहां कहता है कि इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ
DNA number of phosphodiester bonds are 1200, find the number of base pair. जस्ट उसका अपोजिट कंडीशन है। तो देखो यहां भी फॉर्मूला वही होगा कि नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर bonds is equal to 2n-2। देखो यही फॉर्मूला था, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इज इक्वल टू 2n-2, यहां जो था, और हम यहां लीनियर डीएनए की ही बात कर रहे हैं। अब देखो यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स का नंबर दिया है, तो नंबर कितना है 1200, ठीक है, 1200 इज इक्वल टू 2n-2, सिंपल। यानी इसका वैल्यू हमें गिवन है 1200 और इज इक्वल टू 2n-2। अब देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इधर इस साइड ले आएंगे, तो 1200 प्लस 2 इज इक्वल टू 2n। 2n का वैल्यू कितना होगा 1200 प्लस 2, तो ये हो गया कितना 1202 इज इक्वल टू 2n। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1202/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 61, ठीक है, सॉरी 601 कितना हो जाएगा 601। तो देखिए यहां पर ये निकल गया 601, ठीक है। तो ये आपको देखिए 4 ऑप्शन दिया है, 600, 601, 601, दिस वन इज करेक्ट, सही है, देख रहे हो। तो 601 करेक्ट आंसर हो गया। तो ये था आपको, तो ये इस तरह से मैंने क्वेश्चन उसी तरह का है, सिर्फ इसमें गिवन कुछ है और इसका निकालने का है क्या, ये डाइस्टर बॉन्ड निकालना था, एंड यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दिया हुआ है, तो बेस पेयर निकाल लेंगे, ठीक। ओके बेटा, समझ में आ रहा है ये सब। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन को यहां देखते हैं। देखिए बेटा, अब जो और क्वेश्चन हैं इसको देखते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एन्यूमरेट द नंबर ऑफ बीडेड स्ट्रक्चर that is nucleosomes present in the nucleus of diploid eukaryotic cell which possess 2.4 into 10 to the power 6 base pair DNA, ठीक है। एक न्यूक्लियस के अंदर इतना लंबा बेस पेयर वाला डीएनए है, तो उसमें न्यूक्लियोसोम का नंबर कितना होगा। देखो ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए से कंसर्निंग है, और जब पैकेजिंग ऑफ डीएनए आप पढ़ते हैं तो वहां पर न्यूक्लियोसोम की बात होती है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोसोम जो होता है ये आपको हिस्टोन कोर है, जिस हिस्टोन कोर के साथ क्या होता है डीएनए रैप्ड होता है, लिपटा होता है, और हिस्टोन कोर के साथ जो डीएनए रैप्ड होता है बाद में उसमें H1 भी आकर के हिस्टोन अटैच होते हैं जो उसको क्लिप करते हैं दोनों फ्री एंड को, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो बनता है इसी को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो एक न्यूक्लियोसोम में जिसमें हिस्टोन कोर है, रैप्ड डीएनए है, H1 है, ये सब जो हैं एक साथ, इनमें डीएनए का जो लेंथ है टोटल, जो लिपटा हुआ डीएनए है और साथ साथ कुछ पार्ट डीएनए लिंकर का भी होता है, ये टोटल एक न्यूक्लियोसोम में, देखो यहां पर हम लिखते हैं 1 nucleosome length of DNA in a nucleosome is 200 base pair। कितना होता है बेटा 200 बेस पेयर्स, 200 बेस पेयर, ये याद रखिएगा 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में होता। तो अब देखो यानी कि एक न्यूक्लियोसोम में कितना है 200 बेस पेयर। तो अब यहां पर जो टोटल बेस पेयर दिया है कितना 2.4 into 10 to the power 6, तो इतने लंबे डीएनए में कितना बेस पेयर होगा। तो नेचुरली क्या करना होगा, ये जो बेस पेयर है इसको 200 से हम डिवाइड कर देंगे, और 200 से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। तो देखो यहां पर अब हम इसको क्या करते हैं, न्यूक्लियोसोम्स का नंबर निकालने के लिए देखिए यहां
2.4 इंटू 10⁶। इसको आप 200 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 200 से डिवाइड कर देंगे तो 20 कैंसिल हो गया, तो ये 4 हो गया, और इधर 2 जो है तो 1.2 तो कितना हो गया 1.2 इंटू 10⁴। तो 1.2 इंटू 10⁴ ये जो है ये आपको ये इसका न्यूक्लियोसोम का नंबर। अब देखो, अब इसी को यदि आप पॉइंट को आप यहां से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 12 इंटू 10⁻3। देखो दोनों एक चीज है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखिए, अब आप देखो ये यहां पर ऑप्शन जो दिया है, एक तो दिया है 1.2 इंटू 10⁴, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ है 12 इंटू 10⁻3, देखो इसी को यहां पर थोड़ा चेंज करके 12 इंटू 10⁻3 ये भी करेक्ट है। 0.12 इंटू 10⁻3 ये रॉन्ग है। यहां दिया है बोथ 1 एंड 2, तो यहां पर 1 और 2 दोनों करेक्ट है, तो इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो गया, ये वो 4th ऑप्शन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो बस ये बिल्कुल आसान है कि न्यूक्लियोसोम में डीएनए का टोटल लेंथ 200 बेस पेयर का है, और जितना भी आपको टोटल लेंथ दिया है उसको 200 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम निकल जाएगा। ये याद रखना कि 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ हाइब्रिड डीएनए, देखो क्वेश्चन है ये आपको जो डीएनए रेप्लिकेशन से, जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो एक्सपेरिमेंट है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का से रिलेटेड, उसी से क्वेश्चन है। हाइब्रिड डीएनए इज अलाउड टू रेप्लिकेट फॉर 1 जनरेशन इन मीडियम कंटेनिंग N14 and for the second generation in medium containing N15. Then what is the proportion of light, heavy and hybrid DNA? 3 तरह का डीएनए है, लाइट, हल्का, हेवी और हाइब्रिड मतलब इंटरमीडिएट डीएनए ऑब्टेन्ड रेस्पेक्टिवली। देखो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में तीनों का अपना हेवी, लाइट और हाइब्रिड का अपना परसेंट दिया हुआ है। इस चारों में से हमको निकालना है, देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप थोड़ा सा फिगर से हम इसको समझते हैं, ठीक है बेटा। यहां थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को यहां पर बताते हैं। देखो बेटा, अब यहां पर हम इसको समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक हाइब्रिड डीएनए है, हाइब्रिड डीएनए इज अलाउड टू रेप्लिकेट। देखो एक हम यहां पर हाइब्रिड डीएनए बना लेते हैं। हाइब्रिड डीएनए का मतलब है कि उसका एक स्ट्रैंड क्या है, ऐसे, ये देखो एक स्ट्रैंड है, हम इसको N15 मान लेते हैं और इस ब्लैक वाले को N14 मान लेते हैं। ठीक है, एक रेड है और एक ब्लैक है, तो रेड वाले को 15। अब इसको कहता है कि एक हाइब्रिड डीएनए है इज अलाउड टू रिप्लिकेट फॉर 1 जनरेशन इन मीडियम कंटेनिंग N14। अब यहाँ पर जो ये जब आगे रेप्लिकेट करेगा तो बताओ, इसका दोनों स्ट्रैंड खुला और दोनों स्ट्रैंड के खुलने के बाद क्या होगा, ये देखो। अब इस पर N14 वाला आगे का मीडियम कैसा है, N14, तो इस पर दोनों जो है ना, ब्लैक कलर से हमने 14 को लिया, देखो यहां, ये देखिए। अब यहां पर जो अगला जनरेशन है इसमें N14, तो एक स्ट्रैंड जो है उसमें दोनों, मतलब एक डीएनए में N14 और इसमें क्या हो गया N15 N14, सही है। तो पहला जनरेशन हो गया, एंड फॉर सेकेंड जनरेशन इन मीडियम कंटेनिंग N15, और इसके बाद वाला जो जनरेशन है इसमें, अब देखो, अब यहां पर इसके दोनों स्ट्रैंड को हम फिर आगे बढ़ाते हैं, ये देखिए। और अब इसके बाद जो मीडियम है, ये देखो, ये रेड कलर वाला जो है, याद रखना ये N15 वाला है। अब यहां पर मीडियम को चेंज कर दिया गया, देखो मीडियम कंटेनिंग N15, तो N15 हम इसको माने हैं, ये जैसे हमने पिंक कलर रेड कलर से दिखाया है, देखो। अब इस पर अगला जनरेशन जो है ये ऐसे आ रहा, देखिए
अब आपको क्या लग रहा है? अब ये चार डीएनए बन गया। 4 डीएनए में आप देखो, 4 डीएनए में से क्या दिख रहा है आपको? 3 जो है वो 4 में से 3 क्या है? हाइब्रिड, ठीक है। और एक जो है ये क्या है? हेवी। देखो इसका दोनों स्टैंड हेवी है, और ये 3 जो है यानी कि 1/4, देखो ये 1/4 हो गया हेवी, क्योंकि ये दोनों N15 है हेवी। 1/4 हैवी मतलब 25%। अच्छा, और तीन जो है 4 में से, तो 75% क्या हो गया? 3/4 क्या हो गया? हाइब्रिड। ठीक है, यही कंडीशन है। देख रहे हो, 1/4 यानी 25%, और ये है 75% हाइब्रिड। अब आप ऑप्शन में देख लो। अब ये जो 3 तरह के, माने ये जो ऑप्शन है, देखिए यहां पर हेवी डीएनए कितना है? यहां पर पहला ऑप्शन देखो, हेवी डीएनए 25%, देख रहे हो, हेवी डीएनए है 25%, हाइब्रिड 75%, लाइट डीएनए 0, लाइट जो है वो बिल्कुल एक भी नहीं है, देख रहे हो, तो ये 0%, यानी ये बिल्कुल मैच कर रहा है। और बाकी जो आप देखेंगे, हेवी 50% नहीं, हेवी जो है 25% है, गलत हो गया। हाइब्रिड 50% नहीं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? फर्स्ट। देख रहे हैं? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इतना आपको एग्जाम में इस तरह से ड्रॉ नहीं करना है, सब मेंटल करना पड़ेगा, मेंटली ही आपको करना होगा, ताकि हम फटाक से जो है सो पहला जनरेशन में जो है सो 50% हाइब्रिड, 50% लाइटर, फिर अगला जो करेंगे तो उसके हिसाब से मतलब फास्ट करना होगा, फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए ठीक है बेटा, तो ये हो गया। अब हम कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे, इन अ 3.2 kbp किलो बेस पेयर, क्या है इसका मतलब? किलो बेस पेयर, 3.2 kbp लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए, 820 एडिनिन बेसेस वेयर फाउंड। ठीक है, एडिनिन बेस जो है ये कितना था? 820 एडिनिन। What would be the number of cytosine bases? अब देखो साइटोसिन बेस कितना होगा ये हमें जानना है। अब देखो यहाँ सबसे तो पहले आप इसको देखो, यानी ये जो किलो बेस पेयर है, किलो बेस पेयर यानी कि 1 किलो बेस पेयर जो है वो 1000 बेस पेयर के बराबर है। तो पहले आप इस किलो बेस को बेस पेयर में कन्वर्ट कर लो, तो 3.2 kbp इज इक्वल टू 3.2 इंटू 1000 बेस पेयर। ठीक है, तो अगर आप इसको बेस पेयर में कन्वर्ट कर लोगे तो कितना होगा? देखिए, इज इक्वल टू 3200, एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो इतना बेस पेयर हो गया। देखो अब इतना बेस पेयर है। अब इसको आपको देखना है कि इसमें 820 एडिनिन है। तो चरगाफ रूल के हिसाब से आप जानते हैं कि जितना एडिनिन होगा, जैसे एडिनिन कितना है बेटा? 820। अगर 820 एडिनिन है तो थाइमीन भी उतना ही होगा, 820। ठीक है, और 820 और इसको दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा? 0416। देखिए एडिनिन 80 कॉम्बिनेशन, ये 80 कॉम्बिनेशन कितना है? कितना हो गया बेटा? 1640। तो अगर 80 कॉम्बिनेशन इतना है तो अब आपको क्या निकालना है? सीजी कॉम्बिनेशन टोटल। ठीक है, तो देखो ये जो है यानी टोटल बेस पेयर हमें कितना है? इतना 3200, इसमें से 80 कॉम्बिनेशन इतना है, तो सीजी कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे हम लोग। सीजी कॉम्बिनेशन इज कितना होगा? 3200 माइनस 1640। ठीक है, ये हो गया, इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो कितना होगा? देखिए ये 0 हो गया, 6, उसके बाद ये हो गया 6 हो गया, और उसके बाद 11, 5, और ये हो गया 1, 156, यही हुआ ना? देखो अब ये जो है इसमें ये आपको 1560 इसका हुआ।
अब आप इसमें से निकालो कि 150, यस। देखो अब ये Cg का कॉम्बिनेशन है और कह रहा है कि साइटोसिन हमें केवल निकालना है, तो जितना साइटोसिन उतना जो है सो ये ग्वाइनिन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू 1560/2, आधा होगा इसका। तो ये आपको कितना हो गया, 780। देखिए, तो ये साइटोसिन का निकल गया, क्योंकि ये दोनों के का Cg कॉम्बिनेशन का है, तो जितना C होगा उतना G होगा, तो इसका हाफ कर दिए तो 780। देखिए ये 780 आ गया। अब आप ऑप्शन में देखो, ये पहला ऑप्शन ही है 780, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, आसान क्वेश्चन है। तो अब केवल ये किलो बेस पेयर है, तो किलो बेस पेयर को आप बेस पेयर में कन्वर्ट कर लो, और फिर उसके बाद आपको एक बेस का दिया हुआ है तो बाकी रेस्ट तीनों का निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये आसान क्वेश्चन होता है और इसमें आपको थोड़ा सा टाइम भी कम लगेगा। 20-25 मिनट, ये 25 सेकंड के अंदर ही आपको मैक्सिमम टाइम इसमें कंज्यूम होगा। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। For every single amino acid incorporated in peptide chain। देखो ये ट्रांसलेशन प्रोसेस से क्वेश्चन है। ट्रांसलेशन में जो एनर्जी कंज्यूम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक फॉर एवरी सिंगल एमिनो एसिड इनकॉर्पोरेटेड, पॉलीपेप्टाइड के चेन बनने में जो एमिनो एसिड एक एक करके जुड़ते जाते हैं, उस एक एमिनो एसिड के एक को अटैच होने में, जुड़ने में के पेप्टाइड चेन में कितना एनर्जी, देखो फॉर एवरी सिंगल एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड के लिए कितना एटीपी और कितना जीटीपी खर्च होता है। ठीक है, देखिए तो अब इसके लिए आपको ट्रांसलेशन अगर पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहला ट्रांसलेशन का पहला जो प्रोसेस है वो एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड, और फिर उस एमाइनो एसिड का जो चार्जिंग होता है टीआरएनए के ऊपर जाकर के अटैच होता है। तो ये जो पहला स्टेप होता है जिसमें एमाइनो एसिड को, ईच एमाइनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है, और उस एक्टिवेशन के लिए एटीपी खर्च होता है। तो हर एमिनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए एक एटीपी की जरूरत होती है। ठीक है, तभी वो जा करके टीआरएनए से अटैच होगा, और फिर वो टीआरएनए आकर के एमिनो एसिड को अटैच करता जाएगा, पॉलीपेप्टाइड का चेन बनेगा। और यहां पर जो जीटीपी का खर्च है, जीटीपी एक एमिनो एसिड के लिए, वैसे फर्स्ट एमिनो एसिड के लिए तो एक ही जीटीपी खर्च होता है, क्योंकि वहां पर ट्रांसलोकेशन की बात नहीं होती है। लेकिन जो सेकंड एंड ऑनवर्ड्स जितना भी एमिनो एसिड आएगा उसके लिए 2 जीटीपी लगता है। एक जीटीपी लगता है कहां पर, जबकि उसको जो टीआरएनए है उसका अटैचमेंट होता है, जो कोडोन एंटी कोडोन पेयरिंग होता है, वहां पर एक जीटीपी खर्च होगा, और दूसरा एक जीटीपी खर्च होता है ट्रांसलोकेशन में, यानी राइबोसोम को आगे शिफ्ट कराने में एक कोडोन। तो एक एमिनो एसिड के लिए आपको एक एटीपी, देखो 1 एटीपी एंड 2 जीटीपी खर्च होता है। कितना होता है बेटा, 1 एटीपी। देखो तो पहला है 1 एटीपी और 2 जीटीपी, दिस वन। ठीक है, 2 जीटीपी खर्च होता है। ठीक है, वैसे अगर पहला जो एमिनो एसिड होता है उसके लिए एक एटीपी और एक जीटीपी, लेकिन जो सेकेंड एंड ऑनवर्ड्स, तो चूंकि पेप्टाइड चेन में हम लोग जो एक जनरल आपको एक एटीपी और 2 जीटीपी की बात करते हैं। अगर स्पेशल फर्स्ट एमिनो एसिड की बात होगी तो वहां पर एक एटीपी और एक जीटीपी। ठीक है, तो ये था आपको, ये आसान सा क्वेश्चन था, और इस तरह से हम लोग आज इन सब क्वेश्चंस को देखे, डिस्कस किए जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड था। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। धीरे धीरे ये है सो इससे आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा, तो आप और भी इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस हैं उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। हम भी कुछ जहां तक और भी क्वेश्चंस सब होंगे तो उनको भी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, और जो चैनल पर नए हैं बेटा तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, और जो कुछ भी आपको ऐसा लगे तो उसको कमेंट करना कि हाँ अच्छा लगा, या इसमें और भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी और ऐड करना, ये सब आप बताना, तो हम उसमें इस तरह के वीडियो और भी आगे बनाते रहेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहा बेटा।
ओके, थैंक यू बेटे।